ओके, तो देखो ठीक से यहाँ पे ये जो है, ये ए से लेके बी तक का जो वायर है वो एक्चुअली हाई रेजिस्टेंस वायर है। दिस वायर इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, रिमेम्बर। ठीक है, जैसे कल कल भी मैंने बताया था कि दो टाइप के वायर होते हैं। एक होता है लो रेजिस्टेंस वायर और दूसरा होता है हाई रेजिस्टेंस वायर। लो रेजिस्टेंस वायर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम? तो उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम या जो मेटल्स है, मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट्स व्हाई कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड और ये सब जो वायर्स है तो वो हम यूज कर सकते हैं फॉर लो रेजिस्टेंस। बट हाई रेजिस्टेंस जो वायर्स है, तो हाई रेजिस्टेंस के वायर्स कौन से होते हैं बताया था, नाइक्रोम, फिर मैंगनीन एंड सो ऑन लाइक दैट। तो ये जो सब वायर्स है तो वो हाई रेजिस्टेंस के वायर्स कहलाते हैं। और ये वायर्स जो है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये देखो, ये वायर जो ए से लेके बी तक का जो वायर यूज किया ना हमने, वो एक्चुअली हाई रेजिस्टेंस का वायर है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से ये पूरा बैटरी को कनेक्ट करने के लिए जो वायर यूज किया है वो नॉर्मल वायर है। वी कैन कॉल इट एज अ नॉर्मल कंडक्टिंग वायर, और विच इज मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम और सो ऑन लाइक दैट। तो जो लो रेजिस्टेंस के मेटल्स है तो उनसे वो बना हुआ है। चलो ठीक है। अभी एक बात देखो, अगर जैसे ही हम ये करंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अच्छा चलो एक और एक बात कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है उसको ले लेते हैं ई, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहने वाला है तो उसको हम बोल देते हैं आर, चलेगा? आर इज गोइंग टू बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ओके, एंड इफ यू वांट we can also use the rheostat in order to control the current as we have explained last time। बट चलो ठीक है, अभी इसको हम वहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। या और इवन यहाँ पे हम एक की भी यूज कर सकते हैं, देखो, जो सर्किट स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज होगा। ठीक है, सो दिस इज द की, सो विच इज यूज टू स्टॉप और स्टार्ट द सर्किट। ठीक है, मतलब करंट चालू बंद करने के लिए यूज करना पड़ेगा हमको ये की। ओके, अभी देखो ये वायर का जो रेजिस्टेंस है वो सपोज हम बोल देते हैं आर। सपोज आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, ये जो नाइक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है। एंड जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी, स्मॉल आर इज गोइंग टू बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो हमने स्मॉल आर डिनोट करके रखा है। ठीक है ना, बैटरी बोलो या सेल बोल सकते हो उसको। ठीक है, और आई इज गोइंग टू बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। इस पूरे सर्किट के अंदर आई इतना करंट फ्लो हो रहा है सपोज, एंड सपोज दैट वी ए बी, ओके, वी ए बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर। ओके, ये जो वायर है इसके एंड पॉइंट्स में, मतलब ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी ए बी के बराबर है। सो वी कैन कॉल इट एज अ पोटेंशियल डिफरेंस in the ends of the wire। ओके, ऑलराइट। अभी देखो ये हमको मिल गया। अभी एक बात समझो इस ठीक से कि जैसे हम ये करते हैं तो अभी इसमें होता क्या है ना कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, ये देखो ठीक से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर टेल्स अस सिंपली दैट द पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points of this potentiometer wire is always going to be the constant। ठीक है ना, द is going to be the, अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको नोट करनी है। व्हाट डू मीन बाय दैट? सी, वी ए बी मतलब इस वायर के अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर एल remains constant, and this is going to be the principle of potentiometer। So this constant is actually called as the potential gradient। Remember, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट 11th स्टैंडर्ड में देखा था, लेकिन वो थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में था। अब यहाँ पे हम उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट हियर? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to distance, that is called as potential gradient, remember। and
the ratio of the potential drop across the wire and the potential drop length of the wire, जिसको हम L बोल सकते हैं यहाँ पे सपोज। तो ये जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बात जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहलाता है। देखो व्हाट यू मीन बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको मैं पहले एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन पे जाएंगे। देखो ठीक से, देखो अगर सपोज ये पूरे बैटरी का जो ईएमएफ है वो अगर मान लो 100 वोल्ट है, ठीक है, 100 वोल्ट, ठीक है। और अभी ये 100 वोल्ट जो है वो हम अभी इस वायर के ऊपर ये करने वाले हैं, इस वायर के ऊपर हम ड्रॉप करने वाले हैं। तो जैसे ही ये 100 वोल्ट इस वायर के ऊपर ड्रॉप होगा तो हम बोल सकते हैं आराम से, जस्ट वेट, yes, see here, if suppose this is a 100 volt potential difference, then this 100 volt potential difference will just start dropping here from this point A। तो अगर हमने ये पॉइंट B जो है, इस पॉइंट B और इस पॉइंट A के बीच में अगर पोटेंशियल ड्रॉप ढूंढा तो वो हमको मिलेगा 100 वोल्ट, नो डाउट। चलो ठीक है, बट अगर हमने ये पॉइंट B जो है, अच्छा एक बात समझो इसमें यहाँ पे कि 100 वोल्ट अगर ये पूरे वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है तो ये B का पोटेंशियल कितना रहेगा बताओ? इट विल बी 0 वोल्ट। व्हाई? बिकॉज द B इज एट अ लो पोटेंशियल, ठीक है, द B इज द पॉइंट एट अ लो पोटेंशियल। ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वायर का वो हमेशा लो पोटेंशियल वाला पॉइंट हुआ करता है, और इसलिए हम देख सकते हैं कि पॉइंट B इज गोइंग टू बी एट लो पोटेंशियल। अच्छा ये भी एक बात याद रखो यहाँ पे कि ये पूरा जो ये पार्ट है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वायर जो है वो कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर होने के कारण वहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है, ठीक है, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है वायर का। तो वायर का रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से ये इस वायर के अंदर जितना भी करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इस पार्ट में। कहां से कहां तक समझा ठीक से? यहां से लेके यहां तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इवन यहां से लेके यहां तक भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है। पोटेंशियल ड्रॉप कहां से कहां तक होगा ये हम समझ सकते हैं आराम से। पोटेंशियल ड्रॉप विल बी फ्रॉम ए टू बी ओनली। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उसमें भी देख सकते हैं कि बी का जो पोटेंशियल है वो कितना रहेगा? 0 वोल्ट, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हो सकता है 10 वोल्ट, ओके। अभी उसके बाद और एक पॉइंट आता है, सपोज यहाँ का ये पॉइंट है, सपोज इसका पोटेंशियल हो सकता है 20 वोल्ट। देन अगेन तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पे वो होगा जिसका पोटेंशियल है सपोज 30 वोल्ट, एंड सो ऑन अप टू, सपोज यहाँ पे मिड पॉइंट पे अगर देखते हो तो पोटेंशियल बन गया 50 वोल्ट, देन 60 वोल्ट, 70 वोल्ट एंड सो ऑन अप टू 100 वोल्ट। सपोज यहाँ पे आएगा 90 वोल्ट एंड यहाँ पे आएगा 100 वोल्ट। तो इसका मतलब हर इंडिविजुअल पॉइंट का अगर पोटेंशियल हम देख रहे हैं ठीक से तो इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम right to left. As we move from right to left, the potential goes on gradually increasing step by step। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हम कैसे है ना कि थोड़ा थोड़ा हम आगे जा रहे हैं, इसलिए हमको पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डायरेक्ट 10-10 से बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे बीच में 40 भी होगा, नो डाउट, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है नहीं। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल का जो वैल्यूज है वो सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 ही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि पोटेंशियल के जो वैल्यूज है तो वो अगर 10 हो सकता है, वो अगर 20 हो सकता है, तो 15 भी तो हो सकता है। अगर 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो 12 भी तो हो सकता है, 11 भी तो हो सकता है, 11.11 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी हम इस तरफ चले जाते हैं, जीरो से अगर थोड़ा भी अगर आगे बढ़ते हैं,
तो potential will just rise by 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 up to 40, 50, 80, 90 and last up to 100 तक ही वो बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो एक्चुअली 100 ही है, ठीक है ना, इसलिए वो मैक्सिमम 100 तक ही जा पाएगा। अभी अगर बैटरी 100 वोल्ट का हमने लगाया है तो 100 वोल्ट से ज्यादा तो हमको मिलने वाला है नहीं, वो तो सीधी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हमको मिलता है 100 वोल्ट का, तो ये हमको टोटल पूरे वायर के अंदर मिलता है, ठीक है ना। ए से लेके बी तक का जो वायर है वो हम अगर देखते हैं तो वो हमको पोटेंशियल 100 का मिलता है, ठीक है। बट अगर सपोज हमको कोई भी दो पॉइंट्स पे के बीच में अगर चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप, मान लो ये देखो, अभी सपोज हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, मतलब समझो ये एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो ये वाला, और दूसरा ये वाला एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो दैट विल बी एक्चुअली 35 वोल्ट सपोज, but that 35 will surely depend on the length of the wire of in between these 2 points, right? तो जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। अभी अगर ऐसा समझ लेते हैं कि इस पूरे वायर का जो लेंथ है, तो लेंथ अगर सपोज 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अभी सोचो 100 सेंटीमीटर लेंथ में अगर 100 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अगर हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि जैसे हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो 1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा जरूर, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जैसे हम 10 सेंटीमीटर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जहां पे हमको 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, वो एक्चुअली 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल वायर जो है वो 100 सेंटीमीटर का है, तो टोटल वायर 100 सेंटीमीटर का होने से अगर उसके अंदर 100 वोल्ट का पोटेंशियल अगर ड्रॉप होता है, तो इसका मतलब जरूर 10 सेंटीमीटर वाले वायर के अंदर जरूर 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो और इवन उससे भी हम उसको भी हम और आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं, और भी हम कंटिन्यू करके ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो वायर समझो 35 सेंटीमीटर लंबा होगा, मतलब ये दो पॉइंट्स अगर हमने लिए जो 35 सेंटीमीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, सपोज देखो ठीक से 35 सेंटीमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। So as soon as we get the distance 35 centimeter, we can expect that at that point and this in these 2 points, between the 2 points the potential drop will actually be equal to 35 volt। ये समझ सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि इस वायर का लेंथ ही 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी देखो अगर दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, सॉरी ओके, देखो ठीक से, अभी एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो ये वायर का जो लेंथ है, total length of the wire is not 100 but it is suppose 400, ओके। देखो ठीक से 400 सेंटीमीटर ये वायर का लेंथ है। अभी मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, निकाल सकते हैं आराम से। 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा? अगर 100 वोल्ट में 100 वोल्ट अगर 400 सेंटीमीटर वायर के अक्रॉस अगर ड्रॉप होने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर में जरूर 100 अपॉन 400 मतलब कितना हो गया 0.25 इतना वोल्ट ड्रॉप होगा, बिल्कुल। तो ये 1 सेंटीमीटर में 0.25 वोल्ट, इसका मतलब ये हो गया 0.25 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज जनरेटेड बाय के। रिमेंबर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बात कर रहे थे ना, तो इट इज द एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो इसको हमको इसमें हमको क्या करना है, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करना है। अभी अच्छा अगर हम सपोज लेंथ अगर और बढ़ाते हैं, समझो ये लेंथ जो है वो हमने 1000 सेंटीमीटर कर दिया, ओके। सपोज द लेंथ ऑफ द वायर इज गोइंग टू बी 1000 सेंटीमीटर, then what will be the potential difference between the 2 points which are separated by 1 centimeter here?
What will be the potential gradient then? The potential gradient in that case can be found out to be simply equal to the total potential difference, which is going to be 100 volt actually, which is to be divided by here the length of the wire. How much it is? It is 1000 centimeter, and that's why it can be written to be equal to 100 upon 1000 कितना हो गया 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर. ये बनता है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ते हैं, 1 सेंटीमीटर अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो 0.1 इतना वोल्ट हमको मिलेगा. 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो 0.2 वोल्ट हमको मिलेगा. 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे एंड सो ऑन लाइक दैट. तो जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं इस एंड पॉइंट से, तो वैसे वैसे 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन लाइक अप टू प्रोपोर्शनल में आगे बढ़ता जाएगा. ये पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा. तो इसलिए देखा जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट is a very important concept. Potential gradient can be defined as the total potential difference between the 2 points of the wire upon length of the wire. Remember, the potential difference per unit length is actually called as the potential gradient. Remember. Okay. And what is the principle of potentiometer here is, if we select any 2 points on this potentiometer wire, okay, ये एक पॉइंट हमने चूज किया यहाँ पे जो है A, और दूसरा एक पॉइंट हमने चूज किया बीच में किधर भी, सपोज उसको हमने P बोल दिया. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम बोलेंगे VAP. ओके, VAP. So the principle of potentiometer tells us that this VAP is directly proportional to the length of the wire between those 2 points. अगर ये दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ अगर L है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि VAP L के साथ प्रोपोर्शन में होता है. इसका मतलब ये सीधा ये होता है कि L जैसे बढ़ता है वैसे ही VAP भी बढ़ता है, नो डाउट. तो जैसे हम लेंथ बढ़ाते हैं, मतलब जैसे ये पॉइंट P जो है वो अगर दूर जाएगा, सपोज ये P पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा जरूर, क्योंकि लेंथ कम है, बराबर. लेकिन अगर यही पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया तो जरूर इसका लेंथ बढ़ेगा, तो लेंथ विल बी इंक्रीज्ड, एंड दैट्स व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी इंक्रीज्ड लाइक दैट. So in simple words, what we can say here is, if we choose any point P on the wire here, then the potential difference between the points A and P, which is denoted by VAP, is directly proportional to the length of the wire between these 2 points. Agar L is the length of the wire between these 2 points, then VAP is proportional to L. This is actually called as the principle of potentiometer. And the ratio of these two, VAP upon L, remains constant, which is called as the potential gradient. देखो ठीक से, VAP upon L, ये जो रेशियो बनता है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. और उसको किससे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं. याद रखो ठीक से. This is called as potential gradient. Okay. But now the question here is that how will you prove this? प्रूव कैसे करेंगे हम कि ये जो VAP है वो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर है करके. मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो वो वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. ये अगर हमको प्रूव करना है तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले हम ये देखेंगे, या ओके. तो देखो ठीक से, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी समझो कि एक वायर है, जो ये AB वायर है, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट P हम कंसिडर कर लेते हैं. ये समझो पॉइंट P है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं L. ओके. और टोटल जो वायर का लेंथ है वो कितना है, वो तो हमने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है, इट इज कैपिटल L. ओके. एंड एट द सेम टाइम जो टोटल रेजिस्टेंस है वायर का वो तो हमने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है, इट इज कैपिटल R. कैपिटल R is going to be the total full resistance of the wire, and small r is going to be the internal resistance of the wire. Okay. अभी देखो यहाँ पे
कि सबसे पहली बात कि करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर, तो हम वो निकाल सकते हैं आराम से करंट, क्योंकि हमको पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हुआ करता है। अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वायर का रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना है, स्मॉल आर है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल करंट जो है वो मिलेगा हमको कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये बताइए सिम्प्लिस्टिक से, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल करंट flowing through this circuit. Okay, now we'll see because of this current what will be the potential drop in between these 2 points A and P here. तो इसके लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, तो हमको मिलेगा VAP, that is the potential drop between the points A and P will actually be equal to the current into resistance of the part AP, करेक्ट है। तो इस रेजिस्टेंस AP का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि VAP कैन बी रिटन टू इक्वल टू I इनटू, अभी RAP मतलब क्या, रेजिस्टेंस ऑफ दिस AP। अभी रेजिस्टेंस ऑफ AP कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर हम बोल देते हैं सिग्मा है, तो सिग्मा मतलब क्या है यहाँ पे, द वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वो उसको अगर हमने सिग्मा बोल दिया, तो सिग्मा विल एक्चुअली बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर which is R upon the total length of the wire, no doubt. But at the same time, this sigma we can also be written to be equal to the resistance of this part only. AP वाला जो part है उसका resistance अगर हमने ले लिया यहाँ पे, जिसको हम बोल सकते हैं RAP, which is to be divided by the length of that part only, that is L here. तो इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा sigma is equal to RAP upon L, so that we can say that this RAP is actually going to be equal to sigma into small l. So if we replace it by that, then we get this RAP to be replaced by sigma into small l, and hence अभी यहाँ पे देखो VAP is going to be actually equal to I into sigma into L. Here I into sigma can be supposed to be a constant, and hence we can say that this VAP is going to be proportional to L, ठीक है। So this is going to be the प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विच इज प्रूव्ड हियर। देखो ठीक से, क्योंकि यहाँ पे I into sigma it's going to be a constant, ठीक है। I sigma is going to be a constant which is denoted by K, and that constant actually is called as the potential gradient, तो उसको ही हम potential gradient बोलते हैं। So if we replace it by that, then we can get this as VAP is proportional to L। तो इसके अंदर हमने ये प्रूव कर दिया इस तरह से कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो वो हमेशा लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ जैसे बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, जैसे लेंथ कम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा। मतलब जैसे हम ये पॉइंट P को अगर नजदीक लेके जाते हैं, देखो ठीक से, इफ यू टेक दिस पॉइंट P हियर, इफ यू टेक दिस पॉइंट P हियर, यू कैन सी, अगर यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेंथ कम होगा, तो इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा। अगर हमने P पॉइंट को यहाँ पे ले लिया तो जरूर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेंथ ज्यादा होगा, और लेंथ ज्यादा होने की वजह से उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा, बिल्कुल। तो दिस इज द पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, रिमेंबर। सो आई विल रिपीट अगेन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? The potential difference between any 2 points of the wire is always directly proportional to the length of the wire between those 2 points. मतलब उन दो पॉइंट्स के बीच में जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। उसमें हमको और एक फॉर्मूला मिलता है, देखो अगर हमने ये I का जो वैल्यू है ये पूरा, ये अगर हमने ये पूरे इस इक्वेशन के अंदर अगर डाल दिया तो देखो क्या बनेगा, तो VAP कैन एक्चुअली बी रिटन टू बी इक्वल टू I इंटू सिग्मा L। तो I के बदले क्या आएगा यहाँ पे, E अपॉन R प्लस R दैट इज मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इंटू L, करेक्ट है। तो ये देखो ये फॉर्मूला हमको मिलता है। और अभी बाय चांस कभी अगर सपोज ऐसा है कि ये R जो है
internal resistance of the battery is suppose 0, तो in that case we can say that this R can be neglected. तो इस केस में क्या होता है, तो वो VAP जो बनेगा यहाँ पे, तो वो बनेगा एक्चुअली VAP इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R बन जाएगा into sigma into small l. But as we know that this capital R can also be written as sigma into capital L. तो इसलिए फिर वो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सिंपली, नहीं तो ठीक है ऐसा ये भी कर सकते हैं कि ये I को जो है ना हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये देखो VAP हमको निकालना है नो डाउट, बट वी नो दैट ऑलरेडी करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बराबर। तो इसलिए अगर वो बात हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इज इक्वल टू जो वोल्टेज इस वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये पूरे वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो उसको हम बोल सकते हैं VAB, चलेगा। सो इट इज गोइंग टू बी VAB, that is to be divided by the resistance of the wire, that is capital R. So if you replace it by that here, then we can get this as VAP is equal to, ये देखो ये I sigma L है हमारे पास, तो I के बदले हमारा मिल गया VAB upon R, and that is multiplied by sigma into L. But again we know that this VAB is going to be equal to R upon R. R मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखो ये इस इक्वेशन को अगर थोड़ा रीअरेंज करो ना, इस L को अगर उस तरफ लेके जाओ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L, चेक। तो अगर ये हमने यूज किया और ये बात अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो देखो क्या होगा, इस R के बदले हमको क्या डालना है, सिग्मा इंटू L डालना है, तो ये देखो ये सिग्मा इंटू L बन गया, and that is multiplied by this sigma into small l as it is, so that this sigma just gets cancelled here, ये सिग्मा कैंसिल हो गया, बाकी जो फिर बचेगा तो उसको हम लिख सकते हैं आराम से, तो देखो ये हमको मिल रहा है VAP is equal to VAB upon L into small l. But as we know that this VAB upon L itself is called as the potential gradient, potential divided by the distance, मतलब ही potential gradient. So we can say that this VAP is equal to K into L, where K is a constant called as the potential gradient, and hence we can say that this VAP is proportional to L, which is nothing but the principle of potentiometer. Remember, तो ये principle of potentiometer होता है, this is called as the principle of potentiometer. Remember, which tells us simply that the potential difference between any 2 points of the potentiometer wire is always directly proportional to the length of the wire between those 2 points. Remember. अच्छा, अभी इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के दो फॉर्मूले हमको मिलते हैं, देखो ये देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास, एक फॉर्मूला जो है वो तो हमारे पास ऑलरेडी है कि K इज इक्वल टू VAB, मतलब वायर का पूरे वायर का रेजिस्टेंस, that is to be divided by length of the wire, correct? This is called as a potential gradient. Okay, but as we know that this VAB according to the Ohm's law happens to be simply I into R, मतलब current into resistance of the wire, and that is to be divided by L. And here we can say that this R upon L can be written as sigma, that is the resistance per unit length of the wire, so that we can say that is I into sigma here. This is also again another formula for potential gradient, remember. And even we can replace this I here by E as E upon R plus R, correct है। तो ये अगर हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा, देखो K का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो R अपॉन L तो वैसे ही रहने वाला है, और I को हमने रिप्लेस कर दिया तो बन गया वो E अपॉन R प्लस R, ये बन गया I,
into R upon L. तो ये देखो R upon L. So we get this as a formula for potential gradient. Remember. And even हाँ, इसमें से भी हम ये बोल सकते हैं, देखो कि जब तक ये E जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जब तक बैटरी का ईएमएफ हम कांस्टेंट रखते हैं, तो तब तक ये जो K है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात जो है वो हम समझ सकते हैं आराम से। सो द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, सो फार एज द ईएमएफ ऑफ द सेल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये भी हम इस फॉर्म में भी हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के देखो कितने सारे फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ये एक वाला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, ठीक है। सो रिमेंबर ऑल these थिंग्स। even we can express it in terms of the resistance per unit length, sorry, resistivity। ये resistivity के फॉर्म में भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि हमको पता है K इज इक्वल टू, अभी अभी हमने देखा आई आर अपॉन एल, राइट। तो ये बन गया हमारा I इंटू आर अपॉन एल। लेकिन ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा है कि resistance of a wire is always directly proportional to the length and inversely proportional to the area, and the constant of proportionality between them is called as the specific resistance, or it is also called as a resistivity of that wire. So R is proportional to L upon A, and R का formula क्या बनता है in terms of length and area, तो it becomes rho into L upon A। तो ये R का वैल्यू अगर हमने डाल दिया इधर, तो देखो क्या होगा, तो हमको मिलेगा K which is going to be actually equal to I upon L into R के बदले क्या आ रहा है, ये देखो, ये पूरा उसका वैल्यू जो है वो उठा के रख दो यहाँ पे। तो इससे हमको मिलेगा रो into L upon A, so that L will just get cancelled। तो अगर इस L को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो बचेगा क्या, सिंपली K is equal to I into sigma, sorry, I into rho upon A। So this is again another formula for potential gradient in terms of specific resistance. Yes. So these are the different formulae for potential gradient. Remember. Okay, just take the screenshot of this if you want. Okay, so let us move further. Now we'll see the use of potentiometer to find the internal resistance and to compare the EMFs of two cells। ओके, तो अभी इसमें हमको क्या करना है, देखो कि ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है, मतलब ये पोटेंशियोमीटर जो है वो हमको यूज करना है इन ऑर्डर टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स। ओके, तो अभी देखो उसके लिए हमको दो सेल्स चाहिए। तो दो सेल्स अगर हम लगाते हैं, समझो यहाँ पे एक टर्मिनल निकाल के यहाँ पे एक सेल हम यूज करते हैं, ये सेल है समझो, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, और उसको जॉकी के साथ कनेक्ट किया, मतलब गैलोमीटर के थ्रू जॉकी के साथ कनेक्ट किया है इस तरह से, ये देखो। और अभी हम यहाँ पे क्या है ना कि इसको किधर भी किसी भी पॉइंट को टच करने के लिए हम कैपेबल है। वी कैन टच दिस जॉकी टू एनी पॉइंट एज वी वांट, ठीक है। दिस वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ओके, रिमेम्बर। चलो ठीक है, अभी अगर सपोज हमने ये अभी होता क्या है ना कि इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको पता नहीं है। वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मान लो कुछ है 0.1 वोल्ट है, अभी अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना,
तो उसमें जैसे था तो सेम वैसे ही अगर मान लो कि 0.1 वोल्ट ये इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ओके, तो अभी मान लो कि इस सेल का जो पोटेंशियल है, ईएमएफ है, वो अगर 1.5 वोल्ट है, तो क्या होगा कि अगर हमने इस सेल को अगर 15 सेंटीमीटर पे अगर कनेक्ट किया, ये देखो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। मतलब 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.1 वोल्ट है। तो इसलिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। और सेम वैसे ही हम देख सकते हैं आराम से आगे जाके कि 15 सेंटीमीटर के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 1.5 वोल्ट आएगा। तो अगर हमने इस 1.5 एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली अगर ये जॉकी टच किया, तो क्या होगा कि इधर 1.5 वोल्ट आएगा और इस तरफ भी 1.5 वोल्ट ही बनेगा, जिसका मतलब ये है कि इधर किधर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि देखो ये ऐसा ही हो गया जैसे अगर मान लो तुमको पता है कि समझो दो बैटरीज है, ये एक बैटरी है और ये दूसरा बैटरी है। ये दोनों बैटरीज मैंने उल्टे सुल्टे लगा दिए ऐसे, ये देखो। अब ये बैटरी जो है इसका ईएमएफ है सपोज 20 वोल्ट, ओके, और इसका ईएमएफ है 25 वोल्ट। तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? यस, करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? अगर होगा भी तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? देखो करंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये 25 वोल्ट वाला बैटरी सेंड करना चाहता है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि 25 इज ग्रेटर देन 20, रिमेंबर। बट अगर हमने यही सिचुएशन थोड़ा अरेंज किया, अलग किया, मान लो कि ये एक बैटरी है जो सपोज 20 वोल्ट का ही है, लेकिन उसको हमने एक ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ मान लो 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट। अभी क्या होगा, अभी फिर से करंट फ्लो होगा जरूर, लेकिन ऐसे डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में 20 वोल्ट वाला बैटरी चाहता है। तो इसलिए करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा रहेगा, ठीक है, ना कि उल्टा। तो ये बैटरी इस डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाहता है लेकिन छोटा है, और इसलिए करंट जो है इस सर्किट के अंदर ये ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा और वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो 5 वोल्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ करंट है। क्यों? क्योंकि 20 में से 15 अगर काट लो तो 5 ही बचता है। इसलिए इस सर्किट को हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं टू बी द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन बैटरी whose polarity is similar to this one, bigger one, and whose value or EMF is equal to the difference of these two cells, मतलब 5 volt, okay. But now this circuit can be considered to be equivalent to another one. इस सर्किट को हम कैसे इक्विवेलेंट बना सकते हैं? तो इट विल बी इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, देखो, इट विल बी अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ वन सिंगल बैटरी of 5 volt which will allow the current to flow through the circuit in the same direction as that of this 25 volt do. तो ये 25 वोल्ट का बैटरी जिस डायरेक्शन में करंट सेंड करने के लिए चाहता था उसी डायरेक्शन में करंट सेंड होगा, लेकिन उसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना बन गया, यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ बन गया 5 वोल्ट। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 25 में से 20 अगर काटो तो 5 बचता है, इसलिए। तो ये हमको समझना अच्छी तरह से कि whenever two cells are connected in at a time in a circuit, what happens is the bigger cell gets dominated. तो जो बड़ा वाला सेल होता है उसका ईएमएफ डोमिनेट होता है और उसकी वजह से वो जिस डायरेक्शन में चाहता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये बात हमको यूज करनी है। अगर हमने यहाँ पे ये जो जॉकी है वो अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया या यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से हमको अलग अलग गैलोमीटर के अंदर रीडिंग्स मिलेंगे, ठीक है ना। कभी गैलोमीटर जो है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, कभी उसके अंदर का जो पॉइंटर है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, शोइंग दैट द करंट इज रिवर्स्ड।
when we touch the jockey at this point or this point. So we have to go on touching this jockey to different points so that we get a particular point, special point, where galvanometer shows zero deflection perfectly. So whenever this happens, that the galvanometer shows zero deflection, that means the EMF of this battery is actually balanced by the voltage drop between these 2 points. तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होने वाला है. तो ये उसका मतलब होता है. और इसलिए हम देख सकते हैं आराम से कि अगर एक बैटरी है, इन जनरल इफ देयर इज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E1 सपोज, E1 इस ईएमएफ का एक बैटरी है, और अगर वो यहाँ पे L1 इतने लेंथ पे अगर बैलेंस हो जाता है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जैसा कि हमने अभी भी देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑलवेज गिवन बाय V इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L1. करेक्ट है? ये हो गया उसका पोटेंशियल ड्रॉप. बट दिस पोटेंशियल ड्रॉप must actually be exactly equal to the EMF of this cell, and that's why we can say that this EMF E1 should be actually equal to I sigma into L1, which is nothing but the formula for finding this E1. In the same way, if we suppose have another EMF E2 here, तो अगर हमने यहाँ पे और एक EMF अगर जोड़ दिया E2 जैसा सेम सर्किट के अंदर, और उसको भी हमने गैलोमीटर कनेक्ट किया, और अगर जॉकी उसको कनेक्ट किया और ये सेल को सर्किट के बाहर रख दिया 2 मिनट के लिए, ठीक है, जिससे अभी क्या होगा देखो ठीक से कि ये सेल सर्किट में आएगा, इसका EMF E2 है, और उसके लिए अगर हमने बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ के निकाला और वो अगर हमको मिल गया सपोज L2, ये देखो ये अगर हमारा लेंथ L2 है, तो फिर वो L2 ऐसा होगा जो E2 will be actually equal to I sigma into L2, and hence we can just divide these two equations E1 upon E2 so as to get I sigma L1 upon I sigma L2, so that I sigma gets cancelled and we'll be left with E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. That is the principle of potentiometer. मतलब principle of potentiometer के बेसिस पे हमने ये कंपेयर किया, EMF 2 सेल्स के EMF हमने कंपेयर किए. तो this comparison can be done using this पोटेंशियोमीटर वायर. तो मतलब अगर इसमें से हमको एक भी सेल का पोटेंशियल अगर पता है, EMF अगर पता है, तो हम दूसरे सेल का EMF तुरंत निकाल सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड टू कंपेयर द EMFs of 2 cells using potentiometer. Okay, so there is another method which we'll see tomorrow. It's called as sum and difference method. Okay, so let us stop here.